आज हम अर्थशास्त्र में इकाई 6 पाठ 11 मुद्रा अर्थ कार्य एवं पूर्ति पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुद्रा का क्या अर्थ होता है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। उसे हम कहते हैं मुद्रा। प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा एवं मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है एवं जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। ये परिभाषा दी है प्रोफेसर किन्स ने। इसके बाद हम देखेंगे मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों को प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को प्रमुख रूप से निम्न प्रकार विभाजित किया है। पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण या सहायक कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य और चौथा अन्य कार्य। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक या मुख्य कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत दो कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। दूसरा है मुद्रा के गौण या सहायक कार्य। इसके अंतर्गत पहला है भावी भुगतानों का आधार, दूसरा मूल्य संचय का आधार, तीसरा क्रय शक्ति का हस्तांतरण। तीसरा है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। इसके अंतर्गत पहला साख का आधार, दूसरा आय के वितरण में सहायक, तीसरा पूंजी के सामान्य रूप का आधार, चौथा उपभोक्ता को समसीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक। चौथा है मुद्रा के अन्य कार्य। पहला इच्छा की वाहक, दूसरा तरल संपत्ति का रूप, तीसरा भुगतान क्षमता का सूचक। अब हम देखते हैं मुद्रा के कार्यों का विस्तृत वर्णन। सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक या मुख्य कार्य। इसके अंतर्गत है पहला विनिमय का माध्यम। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। मुद्रा ने विनिमय का माध्यम का कार्य करके वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों को समाप्त कर दिया है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। मुद्रा ने आदान प्रदान के माध्यम का कार्य करके वस्तु विनिमय की जो कठिनाई थी, उन कठिनाइयों को इन्होंने समाप्त कर दिया है। प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय होता था तो उस समय वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करके मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था। लेकिन वस्तु विनिमय में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी। पहला, वस्तु को ज़्यादा समय तक संग्रहित करके नहीं रख सकते थे क्योंकि खराब होने का डर रहता था। दूसरा, जो वस्तु की हमको ज़रूरत है वो वस्तु सामने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध है या नहीं, अगर है तो जो हम वस्तु देना चाहते हैं वो वस्तु प्राप्त करने के लिए तैयार है या नहीं। इस प्रकार से कई प्रकार की कठिनाइयाँ वस्तु विनिमय में होती थी। लेकिन मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय की समस्त कठिनाइयों को इन्होंने दूर कर दिया और विनिमय को सरल कर दिया। दूसरा है मूल्य का मापक। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को मापने का है। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक बड़ी कठिनाई यह निर्णय करना था कि एक वस्तु की दी हुई मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात जितनी वस्तु हम दे रहे हैं क्या उतनी वस्तु सामने वाले व्यक्ति हमको उसके बदले में दे रहा है कि नहीं, या मापने में कठिनाई होती थी। मुद्रा ने सामान्य मूल्य मापक का कार्य करके समाज को इस असुविधा से मुक्त कर दिया। आजकल प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। आज हम जो भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं वो मुद्रा के बदले में करते हैं और मुद्रा के रूप में ही उस मूल्य को हम मापते हैं। मुद्रा को मूल्य मापक के रूप में प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य सरल हो जाता है। उपभोक्ता वर्ग को वस्तुएं खरीदने में सरल होती है तथा इनकी मांग के अनुसार ही उत्पादक वर्ग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे दूसरा गौण या सहायक कार्य। इसके अंतर्गत पहला है भावी भुगतान का आधार।
मुद्रा के सहायक कार्य के अंतर्गत पहला है भावी भुगतान का आधार। मुद्रा का सबसे प्रथम गौण या सहायक कार्य भावी भुगतान का आधार है। वर्तमान युग में संपूर्ण आर्थिक संरचना साख पर आधारित है और इसमें अलग अलग कार्यों के लिए उधार लेन देन की आवश्यकता पड़ती है। ऋण का लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही होता है। वस्तुओं के रूप में ऋण के लेन देन के कार्य में कठिनाई होती है, इसलिए इस कार्य के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में साख मुद्रा का अधिक महत्व है। मुद्रा वर्तमान भुगतानों को संपन्न करके अतिरिक्त भावी भुगतानों का भी आधार है। यह ऐसी वस्तु है जिसके आधार पर भावी भुगतान का हिसाब इस प्रकार रखा जा सकता है कि ऋणी तथा ऋणदाता को हानि ना हो। इसके बाद तीसरा सहायक कार्य मुद्रा के मूल्य संचय का आधार। मुद्रा का दूसरा सहायक कार्य मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा मूल्य संचय का भी साधन है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में धन संचय करने में कठिनाई होती थी। संचय का मतलब है बचत करके रखना। मुद्रा के आविष्कार ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। धन संचय को सफल बनाकर मुद्रा आज के युग में पूंजी संचय तथा बड़े पैमाने के उत्पादन का एकमात्र साधन बन गई है। मुद्रा ने ही बचत करने की क्रिया को संभव बनाया है। दूसरा सहायक कार्य है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित किया जा सकता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण करके मुद्रा ने विनिमय को व्यापक बनाने में सहायता की है। इसके बाद हम देखेंगे मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के प्राथमिक तथा गौण कार्य के साथ ही प्रोफेसर किनले के अनुसार मुद्रा ने निम्नांकित 4 आकस्मिक कार्य भी होते हैं। पहला है साख का आधार। साख का मतलब होता है क्रेडिट या उधार। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में सबसे पहले साख के आधार पर कार्य करना है। आज के युग में साख मुद्रा का महत्व मुद्रा के महत्व से भी अधिक हो गया है। आजकल समस्त औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां साख मुद्रा की आधारशिला पर टिकी है। बैंकों द्वारा उत्पन्न साख मुद्रा की सहायता से अर्थव्यवस्था की उन्नति संभव हो पाई है। साख मुद्रा के अभाव में कोई भी अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकती। दूसरा है आय के वितरण में सहायक। मुद्रा का दूसरा आकस्मिक कार्य आय के वितरण में सहायक कार्य करना है। मुद्रा समाज में राष्ट्रीय आय को उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच वितरण करने में सुविधा प्रदान करती है। किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसमें उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सहयोग होता है। उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। अतः प्रत्येक साधन को उसके सहयोग का उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। मुद्रा में न केवल समस्त राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है बल्कि प्रत्येक साधन को उनके योगदान के अनुपात में भुगतान भी मुद्रा में ही दिया जाता है। तो इस प्रकार उत्पादन के प्रत्येक साधन को जो हम भुगतान करते हैं या प्रतिफल के रूप में जो देते हैं वो मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद है तीसरा पूंजी के सामान्य रूप का आधार। मुद्रा सभी प्रकार की पूंजी के सामान्य रूप का आधार होती है। मुद्रा के रूप में बचत करके विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। आजकल धन या पूंजी को मुद्रा के रूप में ही रखा जाता है। चौथा है उपभोक्ता को सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक। मुद्रा के माध्यम से ही उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में या विभिन्न कार्यों में इस प्रकार से व्यक्त करता है कि सभी प्रयोगों से एक समान उपयोगिता प्राप्त हो। इस प्रकार वह अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उसके बाद चौथा है मुद्रा के अन्य कार्य।
मुद्रा के अन्य कार्य में मुद्रा के उपर्युक्त कार्यों के अलावा कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के कुछ अन्य कार्य भी बताए हैं, जिसमें पहला है इच्छा की वाहक। फ्रैंक डी ग्राहक के अनुसार मुद्रा मनुष्य को समाज में ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिसके द्वारा वह भावी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संचित क्रय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि मुद्रा के स्थान पर अन्य वस्तु का संचय किया जाए तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि मुद्रा में वह गुण है जिसे किसी भी वस्तु में किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। मुद्रा मनुष्य को भावी निर्णय लेने में सहायता करती है। दूसरा है तरल संपत्ति का रूप। प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा तरल संपत्ति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। तरलता के कारण मुद्रा स्वयं मूल्य संचय का कार्य करती है। मनुष्य की संपत्ति में मुद्रा सबसे उत्तम संपत्ति है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी संपत्ति को अन्य संपत्ति में संचित करने की बजाय मुद्रा के रूप में संचित रखते हैं। तीसरा है भुगतान क्षमता का सूचक। प्रोफेसर आर.पी. कैंट के अनुसार मुद्रा मनुष्यों को ऋण भुगतान करने की क्षमता प्रदान करती है। किसी व्यक्ति या फर्म के पास मुद्रा रूपी तरल संपत्ति उसकी भुगतान क्षमता की सूचक होती है। मुद्रा की अनुपस्थिति व्यक्ति या फर्म को दिवालिया घोषित कर देती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या फर्म को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए अपनी आय या साधनों का कुछ भाग नगद रूप में संचित रखना आवश्यक होता है। मुद्रा के उपर्युक्त कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा समाज के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुद्रा के अभाव में मनुष्य के लिए सभ्य जीवन बिताना अत्यंत कठिन है। मानव सभ्यता के विकास के लिए मुद्रा का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। तो ये थे मुद्रा के कार्यों का वर्णन।